गिरता, सिस्टम की आवाज गूंजती, बधाई हो ध्रुव, आपने 9वें लेवल के रक्तवीर को हराया। 1500 एक्सपी पॉइंट्स, 10 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो, आपको एक स्किल पॉइंट मिला है। ना कोई खजाना, ना कोई दिव्य हथियार, बस एक्सपी पॉइंट्स और स्किल पॉइंट्स मिल रहे थे। लेकिन यही तो चाहिए था। ध्रुव को अभी सिस्टम लगातार बचता जा रहा था, जैसे कोई घंटा 10 मिनट बीते ही थे कि बधाई हो ध्रुव, तुमने लेवल 1 के स्वर्णवीर को मारा है। तुम्हें 300 एक्सपी पॉइंट्स, 20 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें 2 स्किल पॉइंट मिले हैं। ध्रुव चौंक गया। अभी अभी जिन 100 योद्धाओं को उसने मारा था, वह सब तो 9वें लेवल के रक्तवीर थे, लेकिन अब सामने आने वाले योद्धाओं का लेवल बढ़ चुका था। मतलब साफ था, जैसे जैसे वह इस जगह में आगे बढ़ेगा, यह मृत योद्धा और ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने फिर से एक समाधि तोड़ी और उस योद्धा को भी मार गिराया जैसा सोचा था। ध्रुव ने मन में कहा, हर 100 योद्धाओं के बाद अगले योद्धाओं का लेवल बढ़ जाता है और इसके साथ ही मिलने वाले एक्सपी पॉइंट, अमर ऊर्जा पॉइंट्स और स्किल पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं। वो हंसा, यह कब्रिस्तान तो मेरे लिए जन्नत है। यह जगह आम नहीं थी, यह एक खास इलाका था और ध्रुव खुद फिलहाल 9वें लेवल का रक्तवीर था। इसलिए पहले 100 योद्धाओं को उसने आसानी से निपटा दिया, मगर अब आगे आने वाली लड़ाइयां और मुश्किल होती जाएंगी। उसने लंबी सांस ली। आ जाओ, अब सब मैं सबको खत्म कर दूंगा। उसका पूरा शरीर शक्तियों से भर गया। डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश, एक घमंडी मुस्कान के साथ वह योद्धाओं की भीड़ में कूद पड़ा। सबको दूर फेंकता हुआ ड्रैगन कट ध्रुव ने एक के बाद एक अनगिनत वार किए, जैसे कोई पागल हो गया हो। अब जो योद्धा थे, उनका स्तर ध्रुव से एक लेवल ऊपर था, यानी स्वर्णवीर का पहला लेवल। लेकिन ध्रुव ने उन्हें भी ज्यादा वक्त नहीं दिया, वह सब भी एक एक कर गिरते चले गए। 15 मिनट बाद बधाई हो ध्रुव, तुमने दूसरे लेवल के स्वर्णवीर को मारा है। तुम्हें 600 एक्सपी पॉइंट्स, 44 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें 4 स्किल पॉइंट मिले हैं। ध्रुव हंस पड़ा, अब असली मजा आ रहा है। अब हर चीज चौगुनी मिल रही थी, एक्सपी पॉइंट भी, स्किल पॉइंट्स भी। ध्रुव अब जैसे पागलपन की हद तक पहुंच गया था। 1 घंटे के अंदर ही समाधियों से निकलने वाले योद्धा अब 5वें लेवल के स्वर्णवीर बन चुके थे। इतने शक्तिशाली कि ध्रुव की रूहानी सेना भी उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। ध्रुव ने बिना हिचकिचाए अपनी रूहानी सेना को वापस डेथ गॉड सील में भेज दिया। अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, ना कोई छाया, ना कोई रहस्य, बस ध्रुव था और सामने हजारों समाधि पर। ध्रुव रुका नहीं, वो एक के बाद एक समाधियां तोड़ता चला गया और जितनी समाधियां टूटी, उतने ही योद्धा उसके पीछे दौड़ते चले आए। आओ पकड़ो मुझे, अगर हिम्मत है चलो और तेज दौड़ो। ध्रुव भागता जा रहा था और उसके पीछे थे सैकड़ों योद्धा। वो हर एक वार में 100 से अधिक समाधियों को तोड़ रहा था, लेकिन उनमें से निकलने वाले योद्धाओं को मारने की बजाय अपने पीछे दौड़ा रहा था। अब उसके पीछे एक पूरी सेना थी, हर एक चेहरा सिर्फ एक मतलब रखता था, एक्सपी पॉइंट्स, हर शरीर एक नया स्किल पॉइंट। यह आधे घंटे तक चलता रहा। ध्रुव समाधियां तोड़ता गया, दौड़ता गया और पीछे हजारों योद्धा उसका पीछा करते रहे। फिर अचानक वह रुक गया, उसके चेहरे पर एक लोमड़ी की तरह चालाक सी मुस्कान थी। हायरा, अब बारी तुम्हारी है, शुरू करो हायरा। सामने आई, उसने अपनी जादुई छड़ी ऊपर उठाई और कुछ बड़बड़ाने लगी। थंडर शक्ति, मेरी आवाज सुनो, सबको खत्म कर दो। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और फिर एक के बाद एक तेज गड़गड़ाहट के साथ सैकड़ों बिजली की धाराएं नीचे गिरने लगी। सैकड़ों स्वर्णवीर योद्धा वहीं गिर पड़े, सब राख बन चुके थे। ध्रुव के कानों में सिस्टम की आवाज बार बार गूंजने लगी, जो बेहद सुकून देने वाली थी, और फिर जल्द ही एक्सपी पट्टी पूरी भर गई। हायरा, एक और लहर आ रही है, तैयारी करो। ध्रुव की दहाड़ जंगल की गूंज जैसी थी। हजारों योद्धाओं की भीड़ उसके बेहद करीब आ चुकी थी। चन की ध्रुव का पूरा ध्यान समाधियां तोड़ने पर था। उसने नहीं देखा कि उनका स्तर अब क्या है, लेकिन वह यह साफ महसूस कर सकता था कि उनके बीच अब 9वें लेवल के स्वर्णवीर और कुछ तो उसे भी पार कर चुके थे। हायरा ने थकी हुई आवाज में बड़बड़ाया, ओ ठंडर शक्ति, मेरी पुकार सुन। आसमान गड़गड़ाया और अगले ही पल बिजली की मोटी गाड़ियां आकाश से बरसने लगी। कई योद्धा पीछे हटे, कुछ जमीन पर गिर पड़े, मगर कोई मरा नहीं, ना ही किसी को गहरी चोट लगी। उनकी केवल कुछ एचपी ही कम हुई। हायरा ने गुस्से से कहा, मास्टर, यह सब बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने अभी तक ठंडर शक्ति की साधना पूर्ण नहीं की उसके है। हंठ कान पे, मुझे अभी पीछे हटना होगा। उसकी आवाज में मायूसी और आत्मग्लानि थी, पर भीतर ही भीतर वह कुछ और सोच चुकी थी। मुझे मजबूत बनना ही होगा, मुझे यह हार स्वीकार नहीं। हायरा को लगा था कि उसकी ठंडर शक्ति अब अपराजय है, लेकिन अब उसका यह भ्रम टूट चुका था।
ध्रुव का दिल धक से रह गया। हायरा रुको। लेकिन तब तक वह वापस थंडर ड्रैगन रोड में समा चुकी थी और अब ध्रुव अकेला था। चारों ओर से 100 से ज्यादा योद्धा उसे घेरे खड़े थे। आंखों में वही प्यास, वही हिंसा, जैसे उसकी खाल उतार डालनी हो। भागो, अब क्यों नहीं भागते? बिजली चलाओ, अब क्यों नहीं चला रहे? एक मूलवीर गुर्राया। अब देखता हूं, कहां तक भागते हो? हर चेहरे पर धूल, हर कपड़ा फटा, कई के बाल ऐसे खड़े थे जैसे मुर्गा बन गए हों, और सबका बस एक ही मकसद था, ध्रुव का अंत मार डालो, इसको। सब एक स्वर में चीख उठे। हर योद्धा एक साथ आगे बढ़ा, लेकिन तभी ध्रुव के होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। मारोगे मुझे? बस तुम लोग ऊंचा स्तर है तो खुद को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझ बैठे हो। मुझे नापसंद है ऐसे घमंडी लोग जो सामने अकड़ कर खड़े होते हैं। उसकी आंखें चमक उठी। रूहानी सेना गई, हायरा गई, तो अब बारी है दानुज। तेरी सारी सील जंजीरें टूट चुकी है ना? 18 स्तरीय नर्क से गूंजती आवाज आई। मास्टर, मैं तो बस आपकी पुकार का ही इंतजार कर रहा था। ध्रुव की हंसी गूंज उठी। तो फिर दिखाओ, मुझे अपनी पूरी शक्ति, इन महान योद्धाओं को दिखा दो कि आज का ध्रुव क्या है। जैसी आज्ञा। मास्टर, जैसे ही वह शब्द बोले गए, हर योद्धा ध्रुव की ओर झपटा। उसी समय एक के बाद एक विस्फोट गूंजे और एक भीषण काया ध्रुव के बगल में प्रकट हुई। उसकी बाजुएं जंजीरों से लिपटी हुई थीं, आंखें काले कोहरे से ढकी, और उसके चारों ओर भंवर सी शक्ति घूम रही थी। उसके आते ही समाधियां ऊपर उठने लगी, कंकड़ गारे हवा में तैरने लगे, यहां तक कि योद्धाओं के शरीर भी अपने आप हवा में उठने लगे। ध्रुव ने धीरे से कहा, सबको खत्म कर दो। दानुज, राक्षस ने क्रूर मुस्कान के साथ जवाब दिया। समझ गया मास्टर। 10,000 गुना गुरुत्व शक्ति। उसने जैसे ही चीखा, उसके शरीर से एक घूमती हुई शक्ति निकली और चारों तरफ फैल गई। जितने भी योद्धा उसके पास थे, सब हवा में उड़ गए, और फिर उनके शरीर फटने लगे। कुछ भी नहीं बचा, ना हड्डियां ना राख, सब धूल बन गए। इनमें कई योद्धा मूल वीर स्तर के भी थे, पर दानुज राक्षस की शक्तियों के सामने कुछ नहीं थे। उसकी सारी सीलें टूट चुकी थीं। अब वो अपनी असली शक्ति दिखा सकता था। वो सच में बेहद खतरनाक था। सिस्टम की आवाज लगातार बज रही थी, इतनी तेज कि ध्रुव के कानों में गूंजने लगी। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, मुझे मारने चले थे? इतनी औकात है। तुम्हारी एक्सपी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पर अब तक ध्रुव 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट से नहीं जुड़ा था, तो वह अभी लेवल नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे पता था कि जैसे ही वह रूट मिल जाएगी, वो एक साथ कई लेवल बढ़ा लेगा। अभी लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन स्किल पॉइंट मिल रहे थे, और वह उन्हीं में खुश था। ध्रुव ने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। वो जोर से बोला, दानुज, सब साफ कर दो, जो भी दिखे उसे मिटा दो। कुछ ही घंटों में ध्रुव ने पूरे इलाके को साफ कर डाला था, पर यह योग क्षेत्र इतना बड़ा था कि लग रहा था जैसे शुरुआत ही की हो। अभी बहुत कुछ बाकी था। अब तक 38,000 स्किल पॉइंट्स मिल चुके हैं। थोड़ा और हो जाए तो कोई तगड़ी स्किल खोल लूंगा। दानुज पूरी ताकत से हमला कर रहा था, यहाँ तक कि जो तीसरे चौथे लेवल के मूलवीर थे, उन्हें भी वह ऐसे उड़ा रहा था जैसे खिलौने हो। ध्रुव उसकी ताकत देखकर हैरान था, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी। मैंने जो 10 सुप्रीम टोकन चुराए थे, वह वाकई काम आ रहे हैं। तभी ध्रुव ने एक और आदेश दिया, थंडर राक्षस। थंडर राक्षस की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, हुक्म। ध्रुव बोला, जितनी भी समाधियां यहाँ हैं, सबको तोड़ डालो, जितनी हो सके उतनी ज्यादा। थंडर राक्षस को समझ नहीं आया कि ध्रुव ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन फिर भी वह पूरे जोश से बोला, ठीक है। दानुज और थंडर राक्षस दोनों कटका दिए। काय रेकाश 18 स्तरीय नरक से आए थे। इनकी मौजूदगी सीमित समय तक ही थी। अब जबकि दानुज की सारी सील टूट चुकी थी, उसका वक्त 5 मिनट से बढ़कर 15 मिनट हो गया था। मगर ध्रुव जानता था कि यह भी बहुत कम है। उसे अभी और एक्सपी और स्किल पॉइंट्स चाहिए थे। अगर यह दोनों राक्षस चले गए और उसे अकेले लड़ना पड़ा, तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब बस एक ही तरीका था, जितनी जल्दी हो सके सब हासिल कर लो। बधाई हो ध्रुव, तुमने चौथे लेवल के मूलवीर को मारा है। तुम्हें 16,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1200 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें 64 स्किल पॉइंट्स मिले हैं। शुरुआत में जो तेजी थी, अब वह थोड़ी कम हो गई थी, पर एक्सपी पॉइंट्स अभी भी बहुत ज्यादा मिल रहे थे। यह जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। एक्सपी का असली स्वर्ग ध्रुव अब इस जगह को छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकता था। 15 मिनट बाद चारों तरफ फिर से नए नए योद्धा आ गए थे। इस बार यह और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। 8वें 9वें लेवल के मूवीर और कुछ तो स्वर्गवीर भी थे। तभी दानुज बोला, मास्टर, मेरा समय अब पूरा हो गया है। अब चारों ओर सिर्फ योद्धा ही योद्धा थे, कम से कम 4 से 5 हजार।
अगर यह सब एक साथ हमला कर देते तो कोई दिव्य वीर भी ना टिक पाता। और ध्रुव तो अभी सिर्फ एक रक्तवीर था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर ना डर था ना चिंता, उल्टा एक अलग ही मस्ती थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, अब मजा आएगा। बगल में खड़ा दानुज थोड़ा घबरा गया, बोला, मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं, आपकी जान को खतरा है। ध्रुव ने तुरंत बात काट दी, तुम दोनों वापस जाओ, आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगा। वो नहीं चाहता था कि दानुज राक्षस या ठंडर राक्षस ज्यादा देर इस दुनिया में रहें। जितना ज्यादा वह यहाँ रुकते, उतना उनकी आत्मा पर असर पड़ता और इससे उनकी शक्तियों पर भी फर्क पड़ता। ध्रुव के लिए यह दोनों बस नौकर नहीं थे, उसके अपने साथी थे। लौट जाओ, उसने एकदम साफ आवाज में कहा। बस इसके बाद दोनों राक्षस बिना कुछ बोले वापस 18 स्तरीय नर्क में चले गए। अब ध्रुव वहां अकेला खड़ा था और चारों ओर से हजारों योद्धा उसे घेर चुके थे। कोई स्वर्णवीर था, कोई मूलवीर, तो कुछ ऐसे भी थे जो सीधे स्वर्गवीर स्तर पर पहुंच चुके थे। देखने में लग रहा था जैसे कोई अकेला लड़का पूरे युद्ध क्षेत्र के बीच में फंस गया हो, लेकिन हकीकत यह थी कि अब तक ध्रुव ने बस 2-3 बार ही खुद हमला किया था, वरना सारी तबाही तो रूहानी सेना हायरा और दोनों राक्षसों ने मचाई थी। अब बारी खुद ध्रुव की थी। वो मुस्कुराया, उसकी चेतना जुड़ी थी। आवेग क्रिस्टल से उसने जोर से कहा, सक्रिय करो सिस्टम सूचना। आवेग क्रिस्टल दूसरी बार इस्तेमाल किया जा रहा है, अब सिर्फ 8 बार इस्तेमाल बचा है। इसके तुरंत बाद उसकी अमर ऊर्जा में अचानक 10 लाख पॉइंट्स का इजाफा हो गया और उसी वक्त ध्रुव चिल्लाया, फ्लेम ड्रैगन अवतार। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ ध्रुव का पूरी शरीर आग में जलने लगा और अगले ही पल वो एक विशाल जलते हुए फ्लेम ड्रैगन में बदल गया। उसकी आंखें सुलगते अंगारे जैसी थीं और सांसों से भाप निकल रही थी। हवा में उड़ता हुआ वह एक उल्का की तरह था। उसने नीचे देखकर कहा, अब जरा बच के दिखाओ। सारे योद्धा हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक रक्तवीर स्तर का लड़का अचानक एक खतरनाक ड्रैगन बन जाएगा। उसका दबाव ऐसा था जैसे पूरा आसमान नीचे गिरने वाला हो। जमीन कांपने लगी थी। जिधर उसकी नजर जाती, उधर के योद्धा जल के भस्म हो जाते। सिस्टम की आवाज बार बार आ रही थी। हर योद्धा के मरने पर ध्रुव को 68,000 एक्सपी पॉइंट्स और 98 स्किल पॉइंट्स मिल रहे थे। जिन योद्धाओं ने ध्रुव को घेर रखा था, अब वह खुद जान बचाकर भागने लगे और ध्रुव उन्हें शिकार बना रहा था। स्वर्णवीर और मूलवीर एक झटके में नष्ट हो रहे थे। स्वर्गवीर थोड़ा रुक पा रहे थे, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं। वो भी उसकी लपटों के सामने टिक नहीं पाए। घंटों बीत गए, पर ध्रुव रुका नहीं। जितना ज्यादा समय बीतता गया, उसके हमले और ज्यादा तेज होते गए। दूसरी ओर न ड्रैगन दीवार के पास रुद्रसेन और यशवंत अब भी उसका इंतजार कर रहे थे। यशवंत बेचैन होकर बोला, 11 घंटे हो गए, ध्रुव अब तक बाहर नहीं आया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? रुद्रसेन की आंखों में भी चिंता थी। उसने कहा, जब मास्टर अंदर गए थे तो आधे मिनट में वापस आ गए थे। अब ध्रुव गया है और अब तक नहीं लौटा। अगर उसे कुछ हो गया तो वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। यशवंत ने गहरी सांस ली और बोला, अगर ध्रुव को कुछ हो गया तो हम यह जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। वो सिर्फ शौर्य दल की उम्मीद नहीं है, बल्कि मास्टर की आखिरी आशा है। ध्रुव बस एक नाम नहीं था, वो एक उम्मीद था। उसी में छिपी थी एक जाति की पुनर्जागरण की चिंगारी, और उसी के साथ बंधा था उन सभी रहस्यों का जवाब जो कोई नहीं सुलझा सका था। रुद्रसेन और यशवंत दोनों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। अमर महल धर्मनाथ ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने हर जगह जांच की। ध्रुव आखिरी बार रुद्रसेन के आंगन में देखा गया था। वहां से उसका कोई सुराग नहीं मिला, जैसे उसकी मौजूदगी ही मिटा दी गई हो। वो सप्तचर पर्वत से नीचे भी नहीं गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुर्जुग सर्गेश्वर अब भी वम दर्पण को टकटकी लगाए देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, क्या कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? धर्मनाथ थोड़ा झिझकते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आज का आखिरी मुकाबला देखकर डर गया हो और भाग गया हो? कभी नहीं। बुर्जुग सर्गेश्वर ने तुरंत इनकार कर कह दिया, ध्रुव औरों जैसा नहीं है। मैं शौर्य दल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो लोग मर सकते हैं पर हार नहीं मानते, और भाग जाना असंभव। ध्रुव जरूर कहीं है और सही वक्त पर लौटेगा। ठीक है, अब उसे ढूंढना बंद कर दो। मुझे पूरा भरोसा है कि वह आज के आखिरी मुकाबले में जरूर दिखेगा। सर्गेश्वर के मन में हलचल थी, मगर उनके हाथ में कुछ नहीं था। अब बस यही उम्मीद थी कि ध्रुव जहां भी हो, ठीक ठाक हो। असल में यह चिंता सिर्फ ध्रुव की नहीं थी। उनकी अपनी उम्मीदें भी उसी से जुड़ी थीं। जो सपना उन्होंने वर्षों से देखा था, उसे पूरा करने वाला शायद बस ध्रुव ही था। चक्रयोग हॉल का आंगन सब तरफ सन्नाटा था, पर सबके मन में बेचैनी थी। एस्पिरा आसमान की तरफ देख रही थी, जहां हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। उसने धीरे से कहा, सुबह होने वाली है।
एक और नया दिन शुरू हो रहा है। ध्रुव अभी तक नहीं लौटा था और उसी बेचैनी में वह रात भर नहीं सोई। बिस्तर पर पड़ी रही, करवटें बदलती रहीं। आज हॉल प्रतियोगिता का अंतिम दौर था। टीम स्पर्धा, पल रिफाइनिंग मुकाबला और व्यक्तिगत रैंकिंग, तीनों आज ही थे। वह समझ सकती थी कि ध्रुव पर कितना बड़ा दबाव होगा। उसी वक्त रीवा धीरे धीरे पास आए और बोली, दीदी, ध्रुव भाई को कुछ नहीं होगा। वेदिका भी बाहर आ गई। वो पूरी रात अपनी पॉइजन बॉडी को और गहराई से समझ रही थी। उसने कहा, ध्रुव कभी हार नहीं मानता। चाहे हालात जैसे भी हो, वह हमेशा लड़ता है। वो जरूर लौटेगा। थोड़ी ही देर में तिमरा, ओजा, शहनाज और बाकी लोग भी आंगन में आ गए। सबके चेहरे पर चिंता थी, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। सब बस ध्रुव का इंतजार कर रहे थे। उधर ध्रुवहा, उसकी हंसी पूरे योग क्षेत्र में गूंज रही थी। अब मेरे पास 3 अरब एक्सपी पॉइंट्स हैं। सोचो जरा, अब मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। अगर कोई 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट मिल जाए तो शायद आज ही मूलवीर बन जाऊं। उसे केवल स्वर्णवीर बनने के लिए ही करोड़ों एक्सपी पॉइंट्स चाहिए थे, और अब जब एक साथ इतने सारे पॉइंट्स मिल गए थे तो वो लेवल पर लेवल पार कर सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा मजा उसे स्किल पॉइंट्स देखकर आया। मैंने इसे साकी डी हमने छी 700 पॉइंट्स। वाह, अब तो जो चाहूं वो स्किल खरीद सकता हूं। वो बुदबुदाया। दूसरी ओर महाविद्यालय में मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। भीड़ पिछले 2 दिन से भी ज्यादा थी। सभी योद्धा, मास्टर और हॉल अध्यक्ष भी आ चुके थे। आज का दिन सबके लिए अहम था। योद्धाओं के लिए यह प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने का दिन था। केरम के लिए यह बदला लेने का मौका था। हलीलम के लिए पुराने घावों को भरने का दिन था। सब आ चुके थे, लेकिन ध्रुव अभी तक नजर नहीं आ रहा था। गौरान की पेशानी पर चिंता की लकीरें थीं। उसने बेचैनी से पूछा, रायगर भाई, कल रात मास्टर ने आपसे क्या कहा? वो अब तक क्यों नहीं आया? रायगर ने शांत आवाज में जवाब दिया, उसने हमें पहले ही भेज दिया था, पर यह नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। उसी वक्त हैदर हाँफता हुआ वहां पहुंचा। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। मास्टर कहीं दिखे क्या? गौरांग ने जल्दी से पूछा। हैदर ने सिर हिलाया, नहीं ना मास्टर, दिखे ना। एल्डर रुद्रसेन, और ना ही वह काले कपड़ों वाले एल्डर। असल में वो तीनों उस जगह पर थे जहां आज तक अमर महल के लोग भी नहीं पहुंचे थे, तो उन्हें भला कोई कैसे ढूंढ पाता? एस्पीरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी, लेकिन उसके चेहरे पर पूरा भरोसा झलक रहा था। ध्रुव नहीं आया, लेकिन मैं जानती हूं वह जरूर आएगा। अभी हमें ऐसे दिखाना होगा जैसे सब ठीक है। अगर किरम और उसके लोग हमारी घबराहट पकड़ लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, ध्रुव आए या ना आए, यह टीम मुकाबला हमें हर हाल में जितना ही है। सब जानते थे कि ध्रुव पर पहले से ही बहुत दबाव है और एस्फीरा उसकी मदद करना चाहती थी। उसके पास इसका बस एक ही तरीका था, टीम मुकाबला जितना तना। सब ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप सिर हिलाया। अब सबकी आंखों में पक्का इरादा था, मास्टर के लिए और खुद के लिए भी। चलो शुरू करते हैं। दर्शकों के बीच बैठा अनुराज बड़बड़ाया, ध्रुव अब तक आया क्यों नहीं? कैरिम को भी थोड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने कंधे उचकाते हुए कहा, घबराओ मत, मैंने मुख्य दरवाजे पर नजर रखी थी। वो सप्तचक्र महाविद्यालय से बाहर नहीं गया। सच यह था कि केरम को खुद भी नहीं पता था कि ध्रुव कहाँ है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर तो बस एक चीज पर थी, ध्रुव की हार या मौत। राफेल ने थोड़ी देर सोचा और बोला, कहीं यह ध्रुव की कोई चाल तो नहीं? शायद वह छुपकर हमारी रणनीति देख रहा हो। किसी को गायब समझवाना चाल चलने का एक तरीका हो सकता था, क्योंकि अगर सबको लगेगा कि वह भाग गया है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। और जब पिल रिफाइनिंग और टीम मुकाबले का वक्त अलग अलग हो तो वह दोनों में हिस्सा ले सकता है। कैरिम हंसा, हमें क्या? उसने बेवकूफ समझा है। पहले टीम मुकाबला शुरू करवाओ और पिल रिफाइनिंग थोड़ी देर के लिए रोक दो, ताकि वह दोनों में हिस्सा ना ले सके। उसने तुरंत फैसला ले लिया। ध्रुव पर शिकंजा कसने का यह सबसे असरदार तरीका था। कमाल की सोच। कैरिम भाई, अब चाहे वह आए या ना आए, उसे दोनों मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी हॉल के अध्यक्ष भी मुस्कुरा दिए। केरिम की आंखें सती हुई थीं और मन में एक ठंडी सी सोच चल रही थी। आज ध्रुव मरेगा और उसके साथ वह सब भी, जिनका हाथ मेरे बेटे की मौत में था। मंच पर खड़े गहरे नीले कपड़े पहने संचालक ने गंभीर स्वर में भाषण दिया। आज का दिन निर्णायक है। महाविद्यालय की तीनों प्रतियोगिताओं, पिल रिफाइनिंग, टीम रैंकिंग और व्यक्तिगत रैंकिंग का अंतिम नतीजा आज ही तय होगा। जो चमकेगा वह अगले युग का नायक कहलाएगा। भीड़ एक पल को शांत हो गई, मानो उस पल की गंभीरता को भीतर तक महसूस कर रही हो। फिर कैरिम की योजना के मुताबिक घोषणा की गई।
सबसे पहले टीम रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू होगी। कृपया मुकाबलों की सूची दिखाई जाए। एक झंझनाहट सी हुई और काले जादुई पत्थर की दीवार पर सुनहरी रेखाओं से नाम उभरने लगे। नाम जैसे ही प्रकट हुए, दर्शकों के बीच हलचल मच गई। पहला मुकाबला, पागल दरिंदे। टीम बनाम फिनिक्स टीम। देखो शुरू हो गया, शुरू हो गया। कौन बनेगी? सप्तचक्र महाविद्यालय की सबसे ताकतवर टीम। चारों ओर से आवाजें उठने लगीं। पूरा मैदान जोश में चीखते, तालियां पीटते, मंत्रवार करते लोगों से गूंज उठा। एस्पिरा ने धीरे से कहा, गौरांग, रायगढ़, अव्यान, शहनाज और मैं, हम 5 पहले उतरेंगे और जो रणनीति ध्रुव ने बताई थी हम उसी पर चलेंगे। पांचों ने सिर हिलाया। बिल्कुल गंभीर होकर एस्पिरा ने कमर कस ली और फिर उन्होंने एक दूसरे को अंतिम बार देखा। शायद यह नजरों का आदान प्रदान कोई अंतिम वादा था। फिर पांचों एक साथ अखाड़े की ओर बढ़ चले। ध्रुव अब भी नहीं आया। कैरम की ठंडी सी हंसी गूंज उठी। उसने चारों तरफ मैदान में नजर दौड़ाई और धीरे से बुदबुदाया, इस वक्त भी छुपा बैठा है। देखता हूं कब तक छिपा रहता है। फिर उसने बगल में खड़े अनुराग की तरफ देखा। वो सब इंतजाम हो गए जिनके लिए कहा था। अनुराग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैंने पहले ही सब तैयारी कर ली है, चिंता मत करो। आज की लड़ाई में किसी न किसी की जान जरूर जाएगी। अखाड़े में फिनिक्स टीम सामने थी। उनकी पूरी टीम के योद्धा स्वर्णवीर स्तर के थे। इसके अलावा उनकी टीम में बदलाव भी हुए। उनमें से 2 योद्धा ऐसे थे जो पहले कभी उनकी टीम में नहीं दिखे। असल में वह दोनों दूसरे हॉल से बुलाए गए थे। रायगर ने ध्यान से उन्हें देखा और बोला, अयांश, तुम तो फॉरेशन हॉल के हो ना? और तुम अयान सरपेंट हॉल से? अयांश ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। क्यों, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कल ही फिनिक्स हॉल में शामिल हुआ हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? रायगर की आंखें संकुचित हो गईं और उसने गहरी आवाज में अपने साथियों से कहा, सब लोग ध्यान से रहना। यह वही अयांश है जिसे फॉरेशन हॉल का सबसे ताकतवर फॉर्मेशन मास्टर माना जाता है। शहनाज ने फुसफुसाकर कहा, और उस काले कपड़ों वाले यान से भी सावधान रहना, उसकी रक्षा शक्ति बहुत घातक है। एस्फीरा ने जल्दी से रणनीति बनाई और सबको शांत स्वर में समझाया। गौरांग, तुम उनके 3 तलवारबाजों को रोक के रखना। रायगर, तुम सीधे फॉर्मेशन मास्टर पर वार करोगे और हम सब रक्षक को संभालेंगे। ठीक है। सबने धीरे से उसकी बात दोहराई। उनका पहला निशाना था फिनिक्स टीम का रक्षक यान। फिर अखाड़े की जमीन पर कुछ हलचल हुई और फॉर्मेशन जाल सक्रिय कर दिया गया। घोषणा हुई, टीम रैंकिंग प्रतियोगिता का पहला मुकाबला अब शुरू होता है। एकाएक शोर थम गया। हर कोई सांस रोककर अखाड़े की तरफ देखने लगा। फिनिक्स टीम के तीनों तलवारबाजों ने बिना देर किए तुरंत एस्फीरा की ओर दौड़ लगा दी, तलवारें हवा में लहराते हुए। लेकिन तभी गौरांग बीच में आ गया और गूंजती आवाज में बोला, हमारी लीडर को छुओगे तो पहले मुझसे टकराओ। उसके शरीर पर उसका अभेद्य कवच सक्रिय हो गया और वह तीनों तलवारबाजों के सामने दीवार की भांति खड़ा हो गया। उसी पल अयांश खड़ा खड़ा हंसने लगा। हा हा, रायगर की आंखें चमकी। कुछ गड़बड़ है गौरांग, संभल के। हालांकि गौरांग मोटा और मजबूत था, मगर सतर्क भी उतना ही था। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने फौरन उछलने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसके पैर जमीन में ऐसे धंसने लगे जैसे दलदल में समा रहा हो। जितना वो निकलने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा अंदर खींचता जा रहा था। यह एक सोची समझी चाल थी। अखाड़े में आते ही अयांश ने इस फॉर्मेशन को बिछाना शुरू कर दिया था, खासतौर पर गौरान के लिए, क्योंकि वही पागल दरिंदे टीम का असली स्तंभ था। अयांश के चेहरे पर वही संतोष था जो शिकारी के चेहरे पर होता है जब शिकार फंस जाए। सब कुछ बिल्कुल कैरिम की योजना के मुताबिक चल रहा था। पहले गौरान को हटाओ, फिर बाकी टीम को एक एक कर निपटाओ। दौरान पूरी ताकत लगाकर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर फॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहा था। जितना ज्यादा वो छटपटाता, उतना गहराई में धंसता जा रहा था। अयांश की हंसी गूंज उठी। अब बाहर निकलने की तो छोड़, सांस लेना भी मुश्किल होगा। मोटे हाहा। एस्फीरा की आंखों में गुस्से की चिन्हारियां चमकी। उसने बिना देर किए आदेश दिया, पहले गौरांग को निकालो, और खुद भी उसकी ओर दौड़ पड़ी। गौरांग जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ो, मैं संभाल लूंगा। उसी वक्त यान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, ज्यादा उतावलापन सही नहीं है। फिर अचानक उसके शरीर से एक प्रबल ऊर्जा उठी और देखते ही देखते 3-4 मीटर ऊंची शक्तियों से बनी एक बेहद मजबूत दीवार अखाड़े में खड़ी हो गई। एस्फीरा और बाकी सब उस दीवार से टकराकर वहीं रुक गए। अकेला यान सबको रोक रहा था। वो एक ताकतवर रक्षक था और रक्षा शक्ति ही उसकी ताकत थी। यान ने गर्व से कहा, दोस्तों, अब वक्त है। पलटवार का उसकी ढाल आगे बढ़ने लगी और फिनिक्स टीम के तीनों तलवारबाज भी उसके पीछे बढ़ने लगे। एस्फीरा की चंद्र तलवार बिजली की तरह चल रही थी, पर यान की ढाल पर जैसे उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा था।
हर बार ढाल से टकराते ही शांत हो जाता, जैसे हवा में घुल जाए। यान जोर से हंसा। आज तुम सबका खेल खत्म। ढाल तेजी से आगे बढ़ रही थी और एस्फीरा, राइगर, हिमेश और अव्यान चारों को पीछे हटना पड़ रहा था। गौरान जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, उसकी ढाल से दूरी बनाओ, फासला। अब नाम रह गया था। अगर वो वक्त रहते नहीं हटे तो ढाल की गिरफ्त में आ जाते और फिर फिनिक्स टीम के तीनों तलवारबाज बिना रुके वार करते। इसी बीच अयांश की आंखों में एक चमक उभरी और उसने हंसते हुए कहा, पहले खुद की तो सोच। मोटे जैसे ही उसके शब्द हवा में फैले, दलदली फॉर्मेशन ने अपनी शक्ल बदल ली। गौरान को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सिर पर टूट पड़ा हो। उसकी आत्मा तक कांप गई। वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उधर एस्पीरा और बाकी तीनों भी उस ढाल से बस कुछ कदम ही दूर थे। खत्म हो गया। अब तो पागल दरिंदे टीम की हार पक्की है। उन चारों के सामने यह लोग ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। शुरू में इनकी टीम ने थोड़ा चौंकाया था, पर अब असली ताक सामने आ गई है। यह मुकाबला किसी एक का नहीं, पूरी टीम का होता है। अगर टीम मुकाबले में बस एक दो लोग ही लड़े और बाकी लड़खड़ा जाए तो हार तय है। गौरांग की रक्षा टूट चुकी थी। रायगर और एस्फीरा जैसे तेज योद्धा भी अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पा रहे थे। अब उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था। वह बस आसान निशाने बनकर रह गए थे। टीम तो सबके साथ से बनती है और यहाँ पागल दरिंदे टीम अब तक काफी कमजोर साबित हो रही थी। दर्शकों की तरफ से उनके लिए केवल अफसोस की आवाजें उठ रही थीं। पागल दरिंदे टीम की जो धमक अब तक सबके सिर चढ़कर बोल रही थी, लग रहा था अब वह खत्म होने वाली है। हाँ, अनुराज ने घमंड में कहा, पागल दरिंदे टीम, इस बार तो हम इनका नामो निशान मिटा देंगे। उसने कैरिम की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, कैरिम भाई, आप तो कमाल के निकले। अगर आपने पहले से उस मोटे को पकड़ने के लिए वो फॉर्मेशन नहीं बिछाई होती तो उन्हें मिटाना इतना आसान कभी ना होता। कैरिम ने ठंडी हंसी हंसी, और वो ध्रुवक क्या, वह हमारे सामने टिक पाएगा? उसमें है ही क्या, उसकी औकात ही क्या है? उससे लड़ना तो ऐसे है जैसे किसी पालतू कुत्ते से खेलना। यह सब चक्र महाविद्यालय था और यहाँ जो चलता था वो था केरम का रुतबा। ध्रुव जैसे किसी भी आम लड़के की यहाँ कोई कीमत नहीं थी। पहले तो केरम को लगा था कि स्वर्गसार कुल ही ध्रुव को खत्म कर देगा, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि वह बस उसे मोहरा बना रहे थे। अब उसे उनकी भी परवाह नहीं रही थी। अब उसकी आंखों में बस एक बात थी, बदला ध्रुव ने उसके बेटे को मार गिराया था। अब केरिम चाहता था कि ध्रुव उसी दर्द से गुजरे जिससे उसका दिल हर पल टूटा था, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। इस दुनिया में ताकतवर ही सही होता है। कौन जीता, कैसे जीता, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत से लोग जानते थे कि अखाड़े में फॉर्मेशन पहले से बिछाई गई थी और अयांश ने बस उसे चालू किया था। लेकिन कौन है जो यह बात जोर से बोलेगा? अगर किसी ने कहा भी तो लोग यही समझेंगे कि वह हारने वाले की तरफदारी कर रहा है। प्लीज यार, अगर थोड़ा भी पॉसिबल हो तो डायरेक्ट सपोर्ट कर दो। बस छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट एपिसोड को बहुत जल्दी और बेटर क्वालिटी में लाने में मदद करेगा। बेटर एडिटिंग, क्लियर ऑडियो और फास्ट अपलोड्स।